खास मुलाकात, और खास मुलाकात में चर्चा उत्तर प्रदेश चुनाव के आखिरी चरण की। और इस खास मुलाकात में हमारे साथ पुनः वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक उर्मिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। अम्बेडकरनामा पे पूरा वीडियो देखिएगा और सुनते रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ, काम की बात में आपका स्वागत है। सीधे लिए चलता हूँ उर्मिलेश जी के पास। उर्मिलेश जी, आपके होम डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में क्रिस्टोफर कॉर्डवेल, 7वें चरण में चुनाव है। चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। प्रधानमंत्री जी डमरू बजा रहे थे बनारस में, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से बनारस में भी स्थिति ठीक नहीं है। और जिन चाहे गाजीपुर और अन्य जगहों, वहां भी हमने पता करने की कोशिश की कि वहां भी बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं। नंबर एक। नंबर दो, अब तक के माहौल से लगता है कि जो राम मंदिर और मस्जिद और जिन्ना और कब्रिस्तान, इस इलेक्शन में कुछ चला नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने डुबो देंगे, ठोक देंगे, गर्मी ठंडा कर देंगे, तमाम ये भाषा बोलते रहे मुख्यमंत्री होते हुए भी, लेकिन इसका भी कुछ खास असर होता दिख नहीं रहा है। फ्लोर आपके पास है, एक सटीक विश्लेषण बताइए कि आखिर 7वें चरण में क्या होना है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में क्या होना है। बहुत ऐतिहासिक ऐतिहासिक जिला गाजीपुर। उर्मिला जी, स्वागत। यस, देखिए, मैं समझता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण का जो ये चुनाव है 54 सीटों का, इसमें 9 जिले हैं, जिसमें मेरा अपना जिला गाजीपुर भी है, आजमगढ़ है, मिर्जापुर है, भदोही है, सोनभद्र है, इसके अलावा आपका चंदौली है, मऊ है, आजमगढ़, जौनपुर और वाराणसी। इसमें सबसे बड़ा जो शहर है वो वाराणसी है। इसके बाद जितने भी शहर हैं, जितने भी जिले हैं, जिले तो सभी प्रमुख हैं, लेकिन उसमें जो प्रमुखता या ऐतिहासिकता जिनकी है, उसमें हमारा गाजीपुर जनपद है। और बलिया भी एक जमाने में, आप जानते हैं, गाजीपुर का ही हिस्सा हुआ करता था, जो बाद में डिवाइड होकर के बलिया डिस्ट्रिक्ट अलग बना। तो ये एक तो आखिरी चरण है। और दूसरी बात यह है कि इस चुनाव का एक बड़ा महत्व यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी वर्षों से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान जो उसने एक क्वाइन किया स्लोगन, उसमें काशी और अयोध्या की बात काफी की जाती थी। उसमें बाद में मथुरा भी जोड़ा गया। बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद जब इन लोगों ने सफलतापूर्वक उसको गिरा दिया और पूरे देश में एक कम्युनल पोलराइजेशन खड़ा किया गया, और जो अपने आप को हिंदू धर्म से जुड़ा मानने वाले लोग हैं, उनको मोबिलाइज किया गया कि आपके लिए हम राम लाए हैं, राम मंदिर लाए हैं, वगैरह वगैरह। तो उसमें इन 3 शहरों का नाम लिया गया। पहले 2 का लेते थे, काशी और अयोध्या, फिर मथुरा बाद में जोड़ा गया। उसमें अयोध्या का चुनाव हो चुका है, मथुरा का भी चुनाव हो चुका है, काशी का चुनाव 7 तारीख को है। लेकिन काशी में अयोध्या की तरह ही, मथुरा की तरह ही किसी भी तरह के हिंदुत्व का कोई असर दिखाई नहीं पड़ता। तो जिस हिंदुत्व को लेकर ये लोग पूरे देश में घूमते थे, वो हिंदुत्व उसी जमीन से गायब है जिस जमीन से उसको इन्होंने उठाया था। जी। क्यों गायब है? क्योंकि दरअसल हिंदुत्व एक नकली चीज है, एक आर्टिफिशियल, एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, एक मिथ्या चेतना है। क्योंकि हिंदू हिंदू क्या होता है? हिंदू क्या है बताइए ना हमको आप। हिंदू क्या है? हिंदू में इतने जातियां हैं। अब जैसे आप किसी नाई से कहिए, किसी बार्बर से कहिए, आप किसी आई मीन रुई धुलने वाले से कहिए, किसी कपड़ा धोने वाले व्यक्ति से कहिए, किसी कुशवाहा जी से कहिए, किसी यादव जी से कहिए, तो उनके लिए क्या हिंदुत्व है आप बताइए। तो हिंदुत्व को एक नकली ढंग से एक ग्रुप बनाकर इन लोगों ने जिस तरह
पेश किया था, दरअसल हिंदू नाम की जो चीज है वो वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था को अगर हटा दीजिए तो हिंदू कुछ नहीं है। सभी हिंदू कहे जाने वाले जितने लोग हैं उनके लिए हिंदू में कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? सभी जातियों के भगवान तक अलग हैं, महापुरुष तक अलग हैं, सब अपने अपने महापुरुष चुन लेते हैं लोग। तो मेरा ये कहना है कि हिंदू का मतलब जाति, हिंदू का मतलब वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को जैसे ही आप खत्म कीजिए तो आपको हिंदुत्व दिखाई नहीं पड़ेगा। और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि जरूरत इस बात की है कि जातियों का विनाश किया जाए, जातियों को तोड़ा जाए, क्योंकि उनको ये अच्छी तरह मालूम था कि इस देश में अगर डेमोक्रेसी को बिल्ड करना है, इंडिया को एक आधुनिक राष्ट्र बनाना है, तो आप हिंदुत्व के रहते नहीं बनाया जा सकता। हिंदुत्व इज ए निगेशन टू डेमोक्रेसी, ए मॉडर्न नेशनल जो स्ट्रक्चर हो सकता है अपने राष्ट्र राज्य का, वो आप धर्म को जब तक नहीं हटाएंगे, धर्म को जब तक स्टेट से आप डिटैच नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू धर्म को मिटाइए, नहीं, हिंदू धर्म रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उपासना पद्धति एक हो सकती है ना, किसी भी व्यक्ति की कोई उपासना पद्धति हो सकती है। अब आदिवासियों को ये कहते हैं कि हिंदू हैं, लेकिन आदिवासी कहते हैं कि हम हिंदू थे ही नहीं कभी। अभी आप देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तो साफ कहते हैं कि ट्राइबल्स उनके अपने रिलीजियस, उनके अपने भरोसे विश्वास हैं। तो हमारा ये कहना है कि हिंदुत्व की हवा निकल गई है, क्योंकि जातियों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर, संवैधानिक स्तर पर जो उनको मिली हुई है एक क्या कहेंगे उसको आप, जो सुविधाएं मिली हैं, जो प्रावधान प्राप्त हैं, उनका कैसे हिंदुत्व के नाम पर जो लोग सत्ता में आए, हिंदुत्व की माला जपते हुए, कैसे उन लोगों ने उसको डिमोलिश किया। 2018 में उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचर्स प्राइमरी के, अपर प्राइमरी के, उनकी नियुक्तियों का ऐलान हुआ। दिसंबर 2000 में ये नियुक्तियां शुरू हो गई, की गई काफी हद तक। उसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं मिला, दलितों को भी उनका वाजिब रिजर्वेशन नहीं मिला, दलित आदिवासियों को। पूरा का पूरा जो नियुक्ति का प्रोसेस था वो आरक्षण के नियमों को वायलेट करते हुए हुआ। उस प्रदेश में जहां हिंदुत्व की सबसे अधिक माला जपी गई, जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री को हिंदू हृदय सम्राट कहा गया, प्रधानमंत्री को हिंदू हृदय सम्राट कहा गया, वहां उस मुख्यमंत्री ने ही स्वयं कहा कि उसको अमुक जाति में पैदा होने का गर्व है। उन्होंने अपनी बिरादरी का नाम लिया, योगी महाराज ने, और बताया कि इस बिरादरी में पैदा होकर वो गर्वान्वित हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आप जाति के में पैदा होकर गर्व का अनुभव करते हैं, तो आपका धर्म किधर है, आपका हिंदुत्व किधर है? तो हिंदुत्व इज ए फॉल्स कॉन्शियसनेस। उससे ज्यादा कॉन्क्रीट अगर कोई चीज है तो वो प्रोफेशन है लोगों का, कि वो किस पेशे में लोग हैं, और उनको जब मॉडर्न लाइफ मिलेगी तो वो एक मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के रूप में डेवलप होंगे। और यही एक मॉडर्न नेशन स्टेट का काम है, उसे मनुष्य बनाना, लोगों को मनुष्य बनाना। हमारा अंतिम मकसद है लोगों को मनुष्य बनाना, मनुष्यता के एक अम्ब्रेला के नीचे सबको लाना, गैर बराबरी को मिटाना। यही में हमारा संविधान कहता है, और हमारे संविधान का लक्ष्य भी यही था। इसलिए मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है ये अच्छी दिशा में जा रहा है। अल्टीमेटली जिन लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाया था, उपासना पद्धति को जिन लोगों ने एक कटीले तारों में घेर दिया था कि हिंदू का मतलब है जो मुसलमान को नफरत करे, मुसलमान का मतलब है जो हिंदू से डरे, वो अपर कास्ट जो हिंदू जातियां हैं, जो उच्च वर्णीय जातियां हैं, उनमें भी बहुत गिने चुने लोगों का एक ये घेरेबंदी थी,
वो घेरेबंदी मुझे लगता है कि इस चुनाव में टूट रही है और मूलतः वो एक घेरेबंदी आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, भारतीय जनता पार्टी की थी। तो इन लोगों ने जो जो एक अजीब किस्म का एक माहौल बनाया था, इस चुनाव की बहुत बड़ी विशेषता है इसका टूटना। सर एक और ट्रेंड देखने को मिला जो हिंदुत्वा, हिंदुस्तान की जो वकालत करते रहे हैं, वो स्वदेशी आंदोलन के भी बड़े आंदोलनकारी समझे जाते रहे एक समय। देसी चीज और सब होना चाहिए और विदेशों का बहिष्कार, चाइना का बहिष्कार, तमाम इस तरह की बातें करना भी करते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि इन लोगों ने जो सार्वजनिक संपत्तियां बनी थी, उनको तो एक तरह से बेच ही दिया है। एक तरह से पूरे बड़े-बड़े पूंजीपति घरानों को बेच दिया। आरक्षण की आपने बात करी थी, तो जैसे-जैसे निजीकरण बढ़ा, ये इनके दर्शन का एक पैराडॉक्स, एक अंतर्विरोध नहीं है। देखिए मल्टीनेशनल कंपनी जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इन्होंने तो नाम भी एक बना लिया था एक संगठन का, स्वदेशी जागरण मंच। जी। अब आपको पता करना चाहिए कि स्वदेशी जागरण मंच आजकल कर क्या रहा है। क्योंकि क्योंकि जितने स्वदेशी उपक्रम अपने हैं, उनको निजी हाथों में बेचा जा रहा है और बहुत सारे जो उपक्रम हैं विदेशी कंपनियों का कोलैबोरेशन जिन देशी कंपनियों से है उनके हाथ में उनके हवाले भी किया जा रहा है। बहुत सारे क्षेत्रों में जहां प्रतिबंधित था विदेशी निवेश, उनको भी खोल दिया इस सरकार ने। और हालत यह है कि जो व्यापारी, जो छोटे-मोटे ट्रेडर्स जो एक समय जनसंघ और बीजेपी के बड़े समर्थक थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये पार्टी बनिया लोगों की है, ब्राह्मण लोगों की है, अब वो भी सरकार से नाराज। आपने कहा कि जो उनके कोर वोटर हैं वो भी नाराज हैं। वो क्यों नाराज हैं? जयप्रकाश बनिया और ब्राह्मण की बात आपने कही। हाँ, देखिए मैं छोटे-मझोले जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, इन लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है। आप स्वयं भी बात करते होंगे, हम भी बात करते हैं। मैंने ज़मीन-आसमान का फ़र्क पाया है इनके परसेप्शन में। पहले इन जी, लोगों ने पहले इन लोगों ने जनसंघ को बहुत पहले भी मैं देखता था जब जनसंघ को 2 सीट मिलती थी, 1 सीट मिलती थी, कहीं बिल्कुल ज़मानत जब्त हो जाती थी। उन दिनों भी जो भारत के हिंदी हार्टलैंड के जो जो बनिया कम्युनिटी थी उसमें उनके प्रति सहानुभूति थी। आज जो छोटे-मोटे दुकानदार हैं उनमें गहरा मोहभंग हुआ है। उनको लगता है कि ये तो पूरी उनकी दुकानदारी ही खत्म कर रहे हैं। क्योंकि अब इतने ज़्यादा स्टोर खुले हैं, चाहे वो देशी पूंजीपतियों के हैं, चाहे विदेशी पूंजीपतियों के हैं। आप देखिए अमेज़न का पूरा जाल बिछ गया है। आप देखिए ना, आप इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियां दुनिया की आ गई हैं कि वो छोटे-मोटे व्यापारियों के जो उनके जो जीवन का जो आसरा था, व्यापार, छोटा-मोटा व्यापार करना, दुकानदारी करना और उनका एक पोएटिक रिलेशन हुआ करता था खरीदारों से। वो उनके घर पे पहुंचाते थे सामान, शादी-ब्याह के मौके पर उपस्थित होते थे एक-दूसरे के बीच में और इसके अलावा उधार भी चलता था। वो बाकायदे बही खाता लिखते थे। ये जी। सारी की सारी तो सारे के सारे रिलेशन खत्म हो गए लोगों के और उनको अब अपना 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 व्यापार खत्म करके और 10,000 15,000 पर नौकरियां करनी पड़ रही हैं उनके बच्चों को। हमने ऐसे दुकानदारों को देखा है जो अपने यहाँ 5,000 रुपए पर नौकर रखते थे, लेकिन आज उनका ही बेटा 10,000 रुपए पर नौकरी तलाश रहा है। तो ये एक नई परिस्थिति है और मैं समझता हूं कि जिस तरह इनका हिंदुत्व एक नकली है, मिथ्या चेतना है, ठीक उसी तरह से इनका राष्ट्रवाद, इनका स्वदेशीवाद, वह भी एक मेयर प्रोपेगेंडा है, एक महज एक प्रोपेगेंडा है। दे आर बेसिकली दे आर एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ बिग 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 मनी। ये उद्योगपतियों, बड़े कारपोरेट देसी विदेशी कंपनियों के पैरोकार हैं। ये साबित हो गया जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्होंने किए हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो मोनोपोली हाउसेस और मल्टीनेशनल कंपनियों के पक्ष का है, जनता का ये इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं है। इकोनॉमिक रिफॉर्म से थोड़ी बहुत चीजें जो जनता को मिली होंगी तो उससे लोग उनको खुशहाली हुई कि अरे ये तो हमको मॉल मिल गया, हमको ये बड़ा बाजार आ गया, हमको बड़ी गाड़ी मिल गई। लेकिन आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है और जितना आपको मिला है उसके मुकाबले आपने कितना खोया है, ये आपको हम्म। देखना पड़ेगा। तो व्हाट आई फील और सभी लोग ये महसूस करते हैं ऐसे लोग कि स्वदेशी जागरण मंच हो, आरएसएस हो
या बीएसपी हो या भाजपा हो, सभी संगठनों को आप देख लीजिए, इनके हिंदुत्व इनका एक मिथ्या चेतना है, और राष्ट्रवाद और स्वदेशवाद जो है वो एक लोगों को बेवकूफ बनाने का जरिया है। इसमें इन्होंने सबका साथ सबका विकास नारा दिया था, लेकिन एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। इनके भारत की अवधारणा में मुसलमान नहीं है। नहीं, देखिए, इनके इनकी इनकी भारत की धारणा में मुसलमान तो नहीं है, ये तो बिल्कुल निस्संदेह, ये तो बिल्कुल सही है। वो तो मानते ही नहीं, उनको उनको तो कहते हैं, देखिए, जिनको ये वीर कहते हैं, वो विनायक दामोदर सावरकर, दरअसल उन्हीं की हिंदुत्व थीसिस को लेकर ये लोग चलते हैं। जी। और वो द्विराष्ट्र की थीसिस के पैरोकार सबसे बड़े वही थे, और सबसे बड़े जन्मदाता वही थे। मोहम्मद अली जिन्ना को जोड़ा जाता है कि वो द्विराष्ट्र थीसिस के पैरोकार थे और जन्मदाता थे, जनक थे। बिल्कुल वो उसके पैरोकार थे, लेकिन जनक नहीं थे। जनक तो वीडी सावरकर थे, और ये उनके डॉक्यूमेंट्री और उनकी किताब से बिल्कुल साफ जाहिर होता है। तो ये तो मुसलमान को अलग राष्ट्र मानते हैं, ये तो मानते ही नहीं कि वो भारतीय राष्ट्र का हिस्सा हो सकता है। ये तो वे लोग हैं, और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है भाई इसके लिए। तो मेरा ये कहना है कि ये उनको तो मानते भी नहीं, लेकिन ये दलित को और आदिवासी को और ओबीसी को भी गुलामी मानते हैं। ये तो भारत की उस वर्ण व्यवस्था के पैरोकार हैं जिसमें दलित, आदिवासी और ओबीसी, शूद्र, ओबीसी का मतलब क्या होता है, वर्ण व्यवस्था का मतलब शूद्र, तो शूद्र सेवा करने के लिए है। शूद्र जो है वो पेट पालने के लिए है, उसका काम खेती करना है, दूध 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 निकालना है, आपको सेवा देगा, आपको आपको वो खाना देगा, आपको वो खाद्यान्न देगा, है। इसके अलावा आपके यहाँ खेती का आपके खेत होंगे, उस पर वो जोतेगा, खेत आपका होगा, इन लोगों का होगा, बड़े लोगों का, और जोतेगा वो। तो भारतीय वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र है वो सेवक है बड़े लोगों का, और जो 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 दलित है वो तो वर्ण व्यवस्था से भी बाहर रखा गया है, उसको तो इन्होंने माना ही नहीं कि वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है जी। तो हमारा ये कहना है कि ये वे लोग हैं जिनको वापस करना है वर्ण व्यवस्था का वो राज। तो कहते हैं कि हमें प्राचीन वैभव चाहिए भारत का, परम वैभव, परम वैभव। तो परम वैभव क्या है, प्राचीन वो वर्ण व्यवस्था है। इसीलिए वो बुद्धिज्म से चिढ़ते हैं, वो सिखिज्म से चिढ़ते हैं, क्योंकि हाँ, अशोक के खिलाफ देखिए, अभी हाल में साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर जो है वो उन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने क्या अशोका को किस रूप में पेंट किया है। तो अशोक से या बुद्धिज्म से जो इनकी चिढ़ है वो इसी के कारण है, क्योंकि बुद्धिज्म ने इनके जाति और वर्ण व्यवस्था के पूरे तंत्र को चैलेंज किया। इनकी पूरी धार्मिक और इनकी पूरी पौराणिक आस्थाओं को और उनकी स्थापनाओं को बुद्धिज्म ने धज्जियां उड़ा दी। बुद्धिज्म एक मोस्ट मॉडर्न रिलीजन के तौर पे इमर्ज किया, मानवीय, वेरी ह्यूमन, और दैट वाज बेसिक प्रॉब्लम विद देम। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो भी कहते हैं उसमें सिर्फ मुसलमान इनके लिए नहीं बहिष्कृत है या बाहरी है, बल्कि ये तो अन्य जो बिरादरियां हैं, अन्य जो वर्ण हैं, उनको भी अपनी सेवा के लिए केवल चाहते हैं, उनका उपयोग केवल सेवा करना है। जी सर, एक चलते चलते एक और सवाल, आप राइट विंग पॉलिटिक्स के क्रिटिक तो रहे हैं, बहुत वाइब्रेंट क्रिटिक रहे हैं। किसके? वो राइट विंग पॉलिटिक्स है, राइट विंग पॉलिटिक्स, यस, राइट विंग, यस। लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल क्लास पे भी आपकी पहली नजर रहती है, और आपने आलोचना करने से किसी को छोड़ा नहीं। तो मेरा ये कहना है कि क्या कोई ऐसा पॉलिटिकल फॉर्मेशन बनता दिख रहा है कि जितने राइट विंग पॉलिटिक्स वालों ने जो एजेंडा सेटिंग किया है, चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर, चाहे शिक्षकों की भर्ती को लेकर, चाहे निजीकरण को लेकर, चाहे आरक्षण की धज्जियां उड़ाने को लेकर, कोई ऐसा पॉलिटिकल फॉर्मेशन दिख रहा है कि जो इसको अनडू करे? नहीं, अभी नेशनल लेवल पर भारत में ऐसा कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन नहीं है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। भारत में एक ऐसे पॉलिटिकल फॉर्मेशन के हम सब स्वप्नदर्शी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो मौजूदा जो राजनीतिक तंत्र है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें अकेली ऐसी कोई पार्टी नहीं है अखिल भारतीय स्तर पर जो इस तरह का काम कर सके। लेकिन रीजनल लेवल पर बहुत सारी पार्टियां हैं,
और जो अलग अलग ढंग से काम कर रही हैं, किसी में कुछ कम कमियां हैं, कुछ में शॉर्ट कमिंग्स हैं, बहुत सारे इश्यूज पर वो क्लियर नहीं है। मेरे को हमेशा लगता है रतन लाल जी की भारत को एक सामाजिक न्यायवादी वामपंथी राजनीति की जरूरत है। एक जी ऐसी राजनीति, एक ऐसी राजनीति जो सोशल जस्टिस जिसका कमिटमेंट हो और वाम वाम रुझान जिसके पास हो, एक ऐसा जी वाम जो समानता के दर्शन को स्थापित कर सके। इसलिए भारत में आप जो 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 वामपंथी उसूल है और जो अंबेडकर का जो चिंतन है और जो जी भगत सिंह का जो चिंतन है, भगत सिंह का चिंतन, अंबेडकर का चिंतन और वाम रुझान, ये बल्कि अगर वाम रुझान को थोड़ी देर के लिए आप हटा भी दीजिए तो अंबेडकर स्वयं डॉक्टर भगत सिंह स्वयं एक वामपंथी रुझान के व्यक्ति थे। तो भगत सिंह और अंबेडकर की जो वैचारिकी है उसका अगर कन्वर्जेंस हो जाए तो भारत को एक आदर्श राजनीतिक तंत्र, एक आदर्श राजनीतिक विमर्श प्राप्त हो जाएगा, बशर्ते कि वो सांगठनिक लेवल पर रिफ्लेक्ट हो। अब जैसे मान लीजिए डीएमके नाम की पार्टी है, लोकतंत्र और सेकुलरिज्म के प्रति उसका कमिटमेंट है, सोशल जस्टिस के प्रति उसका कमिटमेंट है, लेकिन तमिलनाडु तक वो सीमित है, उसकी अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं। और आई मीन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पूरे भारत में एक कोई रीजनल पार्टी ऐसी हो सकती है जो स्पेस को ऑक्युपाई कर ले और वो बेहतर ढंग से चीजों को करे। एक भारत एक गठबंधन है, भारत एक सामाजिक गठबंधन है। इसमें हमें लगता है कि राजनीतिक गठबंधन भी भारत को चाहिए, जो अलग अलग ढंग के लोगों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक राजनीतिक गठबंधन दिखाई पड़े। भारत को संभालने की क्षमता वैसे ही किसी गठबंधन में हो सकती है। सर, बीच में जिस तरीके से मीडिया ने बसपा को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की थी और सोशल मीडिया पे भी ये देखा जा रहा था ट्रेंड, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अब बीच के चरणों में बसपा ने कमबैक किया है। तो देखिए, हाँ, हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मीडिया ने जितना नजरअंदाज किया, उससे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी ने स्वयं अपने को नजरअंदाज किया, मेरा ये मानना है। क्योंकि जी उसने उसने 5 वर्षों तक कोई काम ही नहीं किया। कोई किसी भी मुद्दे पर केवल उनके यहाँ से ट्वीट आता था, ट्वीट किया जाता था, चाहे वो सुश्री मायावती जी हो या बसपा की तरफ से आधिकारिक कोई भी बात हो। तो वो कभी जनता के बीच में, समाज के बीच में जाकर के अपने को बात करना, अपनी अपनी एक एक्टिविटीज के तौर पे दिखाई पड़ना, बसपा एकदम विलुप्त थी 5 साल। बल्कि उसके मुकाबले भीम आर्मी के जो रावण हैं, चंद्रशेखर रावण, उन्होंने वो हर जगह दिखाई पड़ते थे। वो अलग बात है कि उनकी अपनी वैचारिक समस्या उनकी भी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने एक संगठन के रूप में अपने को विलुप्त कर लिया था। और वो जो विलोपवाद है बहुजन समाज पार्टी का, ये केवल 5 साल से नहीं है, काफी वर्षों से चला आ रहा है। उसके पीछे क्या कारण है, इस पर प्रेस में, सामाजिक विमर्श में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी ने अगर लगातार काम किया होता जनता में तो उसकी आज जैसी स्थिति नहीं होती। और मेरा मानना है रतनलाल जी कि उसके कई उम्मीदवार अच्छी तरह से लड़ रहे हैं, लेकिन ये उम्मीदवारों के कारण है और उस क्षेत्र की बुनावट के कारण है। बहुजन समाज पार्टी का जो अपना वोट बैंक है, अपना जो एक वोट बैंक है, उसको मीडिया की भाषा में कह दिया जाता है कि एक सामाजिक जो समर्थन उसको है बहुजन समाज पार्टी को, दलित बिरादरियों में से कुछ बिरादरियों का, वो इंटैक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा उसके साथ अभी भी है। लेकिन उसमें से कुछ बिरादरियां, कुछ समाज वो अलग भी हुए हैं, उनसे निराश होकर, मोहभंग का शिकार होकर। और जो मोहभंग का जिनका जो शिकार हुए हैं, उन्होंने टैक्टिकल पोजीशन इस चुनाव में ली है कि भाजपा को जो हराने वाली ताकत है उसका हम साथ देंगे। तो भाजपा विरोधी जो खेमा है उसके साथ भी दलित समाज जुड़ा है इस बार। मैं समझता हूं कि बीएसपी का रिजल्ट कैसा होगा इस चुनाव में, उस पर कोई प्रेडिक्शन करने के बजाय 10 मार्च हम इंतजार करें और देखा जाए कि क्या होता है। लेकिन उनकी राजनीतिक जो स्थिति है अच्छी नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है सर, 10 मार्च को थोड़ा बहुत रखिएगा, पहले से ही आपसे आग्रह कर ले रहा हूँ क्योंकि उस दिन आप बिजी रहेंगे, कई जगह बोलना होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त अम्बेडकरनामा के लिए भी निकालिएगा, हम लोग उस दिन इसका विश्लेषण पूरा करेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। और दोस्तों, उर्मिलेश जी थे, बेबाक बोलते हैं, पूरा वीडियो सुनिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, जय हिंद।